हमारे पास प्रश्न है संख्या n धन 2 और n धन 4 सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो n है। ऐसे प्रश्नों को समझना मेन बात है, बनाने का विशेष बात नहीं है। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, इस बात को हम सबसे पहले यदि अच्छा से समझ लें तो प्रश्न बनाने में कोई फार्मूला या कोई गणित नहीं है। जैसे n एक अभाज्य संख्या, पहले एक को समझें। n एक अभाज्य संख्या है तो हम उसमें 2 भी जोड़ दें, मतलब n में 2 भी जोड़ दें तो भी अभाज्य रहे, जैसे यहाँ पर दूसरे के हिसाब से, और n पर 4 भी जोड़ दें तो भी अभाज्य रहे। तो इसमें से कौन सा संख्या ऐसा है जिसमें हम 2 भी जोड़े तो अभाज्य रहे और 4 भी जोड़े तो भी अभाज्य रहे, तो n का मान निकल जाएगा। तो यही हमें n को जानना है। तो जैसे कि हम मान लीजिए 2 पर 2 जोड़ देते हैं तो भाज्य संख्या हो जाएगा, मतलब ये तो है नहीं। इसी प्रकार हम यदि 11 पे 4 जोड़ देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा तो ये तो भाज्य संख्या हो गया। जैसे ये 4 हो गया तो 2 से भाग जाने वाला संख्या हुआ, ये 15 हो जाने पर 3 से भी जाएगा, 5 से। इसी प्रकार 17 में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21। तो 7 से और 3 से भाग जाता है। अब इस हिसाब से हमारे पास 11 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, लेकिन 3 n का मान यदि हम 3 रखते हैं तो 3 जो है एक अभाज्य संख्या तो है ही। 3 में हम 2 जोड़ देते हैं तो 3 2 5 बराबर, ये भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। और इसी 3 पर यदि हम 4 जोड़ देते हैं, 3 धन 4, तो ये क्या प्राप्त हो जाता है? 7। ये भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार इसको समझना है कि n एक संख्या है जिसमें 2 भी जोड़ें तो भी अभाज्य रहे और n पर 4 भी जोड़ें तो भी अभाज्य संख्या रहे। तो n का मान ज्ञात करें, तो n का मान हमारे पास यहाँ पर आ गया, वो भी 3 के रूप में। इस टाइम हमारे वीडियो जो है आप लोगों के द्वारा जो है बहुत सारे लाइक नहीं मिल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको वीडियो हमारे अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक जरूर लाइक करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम अगले प्रश्न पर जाएं और अगले प्रश्न में क्या है उसको देखें और उसको हल करें। तो हमारे पास अगला प्रश्न तो आ गया। अब इसका लिखा हुआ हम देखते हैं कि क्या लिखा है और हम उसे कैसे हल करें। प्रश्न हमारे पास है लाभ हानि का। हरि ने एक बैल रुपए 480 में खरीदा। हरि जो है एक बैल खरीदा 480 रुपए में, अब उसे बेचना चाहता है। अब वह उसे कितने में बेचे कि 12% का लाभ, उसे लाभ भी हो और वो भी 12%, यानी कि प्रत्येक सैकड़ा के पीछे 12-12 रुपए उसे लाभ हो जाए। तो हम इसे कैसे ज्ञात करें? तो ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना होता है, कितनों भी प्रतिशत, तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करके 100 से भाग देते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सूत्रों का उपयोग नहीं करता, कोशिश करता हूं कि सूत्र एक हमारा आधार जरूर है, लेकिन हम बिना सूत्र के यदि कल्पना में ज़्यादा जाने तो ज़्यादा बेहतर है। तो 480 का, देखिए 480 का हमें कितना निकालना है? 12%। उतना उसको लाभ चाहिए, 480 में उसे 12% का लाभ चाहिए। तो हम 480 गुणित 12 करेंगे, क्योंकि इतना प्रतिशत उसे लाभ चाहिए, ये इतना प्रतिशत हमें उसका निकालना है। अब हमें इसे 100 से भाग दे देना है। हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए वही काम करना है, किसी भी संख्या का प्रतिशत हमें निकालना है, जितना प्रतिशत उसको उसी संख्या से गुणा करके 100 का भाग देना होता है। अब इसे हम 100 का भाग देंगे तो हमें उसका प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। तो प्रतिशत लाभ हमें लेने के लिए हम इसे भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये जितना और कटता है उतना कटा दें, तो ये क्या कटेगा? 2 छिक्का 12 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर हमारे पास और कटने के लायक संख्या नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे? हमेशा ऐसी कर लीजिएगा, ऊपर वाले संख्याओं को गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो 6 का पहाड़ा 8 बार, 8 छिक्का 48, 48 का हमें मिल जाएगा 8 और हासिल 4 बचा है, 6 चौक 24 और 4 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 28। तो इस 6 चौक 24 और 4 28, यानी कि हमारे पास 288। अब इस 288 को हम 5 से भाग देंगे, ये ध्यान रखिए, 5 से इसे भाग देना ही है और दशमलव तक हमें संख्या लाना है।
और दशमलव तक संख्या आएगा तभी हम सही उत्तर पर पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तर भी हमारे यहाँ बहुत सारे दशमलव पर है। अब 5 से इसे भाग फिर देते चले जाएंगे। अब 5 से हम इसे फिर से भाग देते हुए जाएंगे, तो ये जितने बार जाएगा या आप भाग दे सकते हैं। तो 5 × 5 = 25। देखिए ये 25 तक गया, बचा इसमें से 3, तो ये 38 हो गया। और 5 × 7 = 35। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। 38 को 35 तक ही हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, बाकी तो 3 बच जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो 5 × 6 = 30, यानी कि 57.6। चूंकि रुपया वाली बात है तो हम 6 को 1 0 लगा के 60 कर सकते हैं। 2 अंकों में रहता है रुपया वाली बात में, तो यहाँ 60 लगा हो गया। अब उसे 57 रुपये 60 पैसे का क्या होगा, लाभ होगा। 57 रुपये 60 पैसे का लाभ होगा, जबकि उसने 480 रुपया में बैल को खरीदा हुआ है और 57 रुपये 60 पैसे का उसे क्या होगा, लाभ होगा। अब इसे जोड़ने आना चाहिए आपको दशमलव वाले संख्याओं को। तो इसको जोड़ने के लिए जैसे 480 धन यहाँ दशमलव, यहाँ ये दशमलव संख्या नहीं होने के कारण, ये दशमलव होने के कारण इसको भी दशमलव वाले संख्या बनाकर 0 0 कर देंगे। अब ये 0 0 के नीचे 60 और दशमलव को 1 सीधे में करेंगे और 57 को यहाँ लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो सही उत्तर हमारे पास आ जाएगा। करके देखते हैं। 0 0 का 0 हमने यहाँ लिख दिया, 6 का 6 हमने लिख दिया, दशमलव सीधे में रखे हैं तो ये भी दशमलव। अब 7 का यहाँ पर 7, इसको जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13 का 3 हासिल 1 आया है, और यहाँ पर 4 और 1 5, 4 और हासिल 1 जो आया था वो 5। इसी प्रकार 537 रुपया 60 पैसा, शायद यहाँ पर उत्तर आपको दिख गया होगा। 537 रुपया 60 पैसा, बी ऑप्शन। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को आप आराम से बनाइए, लेकिन गलत ना हो। तो इस प्रकार आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करिए, हम बार बार आप लोगों को कहते रहते हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या है इसे हम देखें। हमारे अगला प्रश्न ये आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि संख्या 8076 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। सिर्फ ये ज्ञान वाले प्रश्न है, और आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी संख्या में शून्य किसी भी जगह पर हो, उसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा क्या रहता है, शून्य रहता है। क्या रहता है, शून्य ही रहता है। हमारे संख्या सिद्धांत में शून्य एक ऐसे संख्या है जातीय मान और स्थानीय मान के लिए कि वो उसका जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा वही रहता है। तो आपको ऐसे एक प्रश्न और मिल जाएंगे कि कौन सी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा वही होता है, तो वो है शून्य। तो शून्य यहाँ पर है, तो इसके आगे हमको पूछा गया स्थानीय मान। स्थानीय मान शून्य है। जैसे हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 के आगे 1 शून्य लगाते हैं तो 70 होगा। इसी प्रकार शून्य का हमें स्थानीय मान निकालना है, शून्य के आगे 2 शून्य लगा देंगे तो आखिर 3 शून्य हो या 50 शून्य हो, शून्य का मान शून्य होता है। तो इस प्रकार शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा, ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसे देखें और उसे समझें। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग हमने आपको निकालना बताया हुआ है इससे पहले भी, लेकिन हम यहाँ पर इसका ट्रिक को बता देते हैं। आपको लिखना नहीं है कि 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, और उसको आप इधर से फिर जोड़ते जाए 7 बार लिख के। 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छिक्का 42, 7 सते 49, ऐसे आप लिख लें और इसे जोड़ें और गलत भी कर जाएं, एक आध को जोड़ने में गलती हुआ तो। इसका ट्रिक हमने बताया हुआ है वीडियो क्रमांक 10 पर, यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ भी जाके देखें। तो हम यहाँ पर इसे कैसे जोड़ते हैं। 7 के प्रथम 7 गुणज, तो हमारे पास ये 7 तो 7 का 7 रहेगा ही, ध्यान रखिए ये 7 का ही गुणज को हमें जोड़ना है, तो ये रहेगा ही। अब इसके बाद यदि 7 गुणज है, 7 यानी कि विषम संख्या है, तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, ऊपर एक और संख्या बढ़ा देंगे 8। ये हमने सिखाया भी है, और इसका व्याख्या सहित हल वीडियो नंबर 10 पर हमने करके बताया है, तो वहां आप बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। अब यदि ये क्या हो, विषम हो, तो भी हमें बढ़ाना है। तो अब क्या करना है, 7 का 7 हम यहाँ रखेंगे, ये 7 वही रहेगा,
गुणा, उसको किसके साथ गुणा करना है? ये विषम संख्या, इसमें जो भी विषम हो उसके साथ हम गुणा करेंगे। इस प्रकार से गुणित, जो सम संख्या हो उसका आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसका आधा कर दिया जाता है, यानी कि 4। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग हमारे पास आ जाएगा। तो इसे हम क्या कैसे गुणा करें? 7 7 49 और 49 चौक हो जाएगा हमारा 196। तो ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को हम लंबा नहीं खींचते हुए आपको फिर से कहते हैं, इसको बारीकी से समझना है आपको तो वीडियो नंबर 10 पर जाएं और वहां देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।